सबसे पहले मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं आज के दौर के लेखन में स्त्री संघर्ष की अभिव्यक्ति की, तो आज का दौर तो हम जो हमारा प्रथम सत्र था उसमें हम काफी हद तक समझ चुके आज का दौर और आज के दौर की चुनौतियां। हालांकि नई चुनौतियां भी हैं, खासतौर पे साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में। लेकिन खासतौर पे मैं जो ये शब्द है स्त्री संघर्ष, तो इसको मैं पहले ही ये बताना चाहती हूँ कि स्त्री संघर्ष लेखन में जो स्त्री संघर्ष है वो किस तरह से जमीन पे जो रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें एक स्त्री जो है किस तरह संघर्ष कर रही है, और वो तमाम मुद्दे, भूख से, हिंसा से, गरीबी से, बलात्कार के तमाम जो ये मुद्दे हैं, ये संघर्ष जुड़ के स्त्री संघर्ष लेखन में ये इसलिए आया क्योंकि ये जीवन में आया। और रोजमर्रा के जीवन में जो स्त्रियां संघर्ष कर रही, अपने अस्तित्व की लड़ाई से लेकर पहचान की और सामाजिक पहचान की और यौनिकता से जुड़े मुद्दों पे, वो सारा संघर्ष लेखन में इसलिए आ पाया क्योंकि वो नीचे हमारे जीवन में वो संघर्ष लगातार चल रहा था। और महिला आंदोलन ने जिस तरह से 80 के दशक में जो महिला अध्ययन केंद्र, जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, तो मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि इन तीनों के अंतर सूत्र जहां जुड़े हैं, मैं उस जगह से स्त्री संघर्ष की बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, हमारे साथी ने थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ रखा, मैं बहुत थोड़ा 2-3 मिनट इस पे लेना चाहूंगी कि उससे थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाएं, मैं विश्व स्तर पे बात नहीं कर रही, मैं केवल भारत के स्तर पे 19वीं सदी का जो हमारा नवजागरण था वहां से भी अगर हम देखें, जिसमें कि स्त्री की अस्मिता की पहचान का जो संघर्ष था वो केंद्र में था। आप देखिए 1882 में एक पुस्तक आती है सीमंतिनी उपदेश, जिसकी लेखिका अज्ञात हिंदू स्त्री है। अज्ञात मतलब जो अपना नाम तक नहीं, नाम बदलना तो दूर, जो अपना नाम क्यों नहीं दे पाई वो अज्ञात स्त्री अपना नाम खोज के निकाला कि वो पंजाब की स्त्री थी, वो तमाम चीजें बाद में आई। लेकिन आप देखिए कि वो अज्ञात हिंदू स्त्री सीमंतिनी उपदेश में ना केवल परिवार की घुटन, परिवार के ढांचे को चैलेंज करती है, चुनौती देती है, बल्कि पूरी विवाह संस्था का पुनरीक्षण करती है, उसमें विधवाओं की स्थिति का, उसमें आभूषण प्रियता का, उसमें तमाम तरह के जो बहुत ही बुनियादी मुद्दे, परिवार के ढांचे से लेके, विवाह संस्था के ढांचे से लेके और हिंदू शास्त्रों को जिस तरह से चुनौती देती है, ये आज की बात नहीं, 1882 की बात है। तमाम चुनौतियों उसको मालूम था कि अगर वो ये लिखेगी तो उसके परिणाम क्या होंगे। हम आज खतरे की बात करते हैं और आप देखिए कि वो किताब जो है वो गायब हो जाती है, वो ज़मींदोज़ हो जाती है। वो किताब फिर जाके जो है कितने साल बाद एक दलित चिंतक उसको ढूंढ के लाता है, धर्मवीर जी। ये कोई अनायास नहीं था कि एक दलित चिंतक ने उस किताब को दोबारा से ढूंढा, करीब 250-300 साल बाद। दूसरी किताब आप देखिए कि जो पहली महिला थी बहिणाबाई, जो महाराष्ट्र से थी, जिन्होंने पहली अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी। आप मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा मेरे बोलने में कुछ इंग्लिश के शब्द, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे इसकी माफी आप दे दीजिएगा। तो पहले जो आत्मकथा लिखी बहिणाबाई ने, आप सोचिए 9 साल की उम्र में अपने से 3 गुना बड़े उम्र के व्यक्ति से, 30 साल के व्यक्ति से उनकी शादी हो जाती है। लेकिन ज्ञान में उनकी रुचि देखिए, और उस ज्ञान में रुचि होने के लिए उनको इतनी बेरहमी से पीटा जाता है, सिर्फ इसलिए कि संत वहां पे आए, उन्होंने उनको आशीर्वाद, उनका सर छू दिया कि एक पराये मर्द ने तुम्हें छू दिया। इसके लिए उन्हें कितनी कड़ी से कड़ी पशुओं की तरह उन्हें पीटा जाता है। ये तमाम मुद्दे मैं इसलिए बता रही हूँ कि उस समय से उठ रहे हैं ये स्त्री संघर्ष के मुद्दे। और उनकी भी जो आत्मकथा है, बहिणाबाई की जो आत्मकथा है, वो भी जाके 1914 में हमारे सामने आती है। उससे पहले वो 1700 ईस्वी की है बहिणाबाई। 300 साल तक वो आत्मकथा भी पांडुलिपि बन के ही गुम रहती है, मतलब कोई जरूरत नहीं समझी जाती। और 1914 में उसका जब ट्रांसलेशन, उसका जब अनुवाद होता है, तो वो हाथों हाथ बिकती है, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, और आज जो है, मतलब उस समय पे वो लिखती है पितृसत्ता को लेके, ये कैसा सर्द शासन है, पितृसत्ता, पिता जो परिवार के अंदर, और बिल्कुल कैसे धार की तरह, कैसे हथियार की तरह गर्दन में हमेशा लड़ता रहता। बहुत खूबसूरत उन्होंने, बहुत ही मैं कहती हूँ तीखे शब्दों में
पितृसत्ता के तमाम रूपों की उन्होंने आलोचना की। तो यहाँ से जो है हमारा स्त्री संघर्ष चलता हुआ और फिर 19वीं सदी से चलता हुआ किस तरह 20वीं सदी में जो आपने तमाम नाम लिए, रुकैया सखावत हुसैन से चलता हुआ, और फिर आप देखिए मतलब सुल्ताना का सपना, आज भी क्या सुल्ताना का सपना का मुद्दा, उसके संघर्ष है आज भी, मतलब वो संघर्ष हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए राशि जहां के अंगारे, मतलब एक लाइन लिखना है किस तरह से, अश्लीलता पे सवाल, इस पर चुपते ही के 2 साल मुकदमा चलते, क्या था लिहाज में, लेकिन अश्लीलता के चार्ज पे 2 साल मुकदमा चलता है, वर्ड बाय वर्ड, मतलब शब्द दर शब्द वो पूरी कहानी कोर्ट में पढ़ी जाती है और जज कहते हैं कि इसमें अश्लील क्या है, मुझे तो एक शब्द इसमें अश्लील नहीं लगा, और वो मुकदमा जो है आखिरकार खारिज हो जाता है। तो यहाँ ये सारे और फिर श्रृंखला की कड़ियां जैसा आपने कहा, और फिर इस समय पे तमाम जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के बाद की जो आप देखिए कि कृष्णा सोबती ने किस तरह की यौनिकता को लेके, स्त्री के शरीर, स्त्री अपने शरीर के साथ, मित्रों मरजानी अगर अपनी यौनिकता के साथ सहज है तो फिर वही अश्लीलता का कि वो यौनिकता पे अगर इस तरह से खुले रूप से बात करेंगे, मतलब जब तक शरीर को छुपाना और शरीर से जुड़े हुए तमाम टैबूज और नैतिकता, चाहे वो नैतिकता वो शास्त्र सम्मत थोड़ी नैतिकता हो, चाहे वो बाजार की नैतिकता हो, चाहे वो अनुभोक्तावाद की नैतिकता हो, इस नैतिकता के जिस तरह परतें खोली है स्त्री लेखन ने जीवन में भी और अपने संघर्ष में भी, और इस तरह आते आते जो 19 महिला आंदोलन के जो तमाम संघर्ष थे उससे महिला अध्ययन केंद्र जो निकले, जिसमें उन केंद्रों की एक मुख्य मकसद, और तो अनेक मकसद थे, लेकिन उन अध्ययन केंद्र जो निकले, जेंडर स्टडीज, वुमेन स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, उनका मुख्य मकसद एक था कि जमीन पे जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है महिलाओं के बारे में, चाहे उनका स्टेट, उनका दर्जा क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन के तमाम एरियाज क्या क्या है ना, वो तमाम जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थियरी में अलग है, किताबों में अलग है और जमीन पे अलग तरह का संघर्ष चल रहा है। उन दोनों के बीच में जो है वो तालमेल होना बहुत जरूरी है। जो थियरी एक बात कहती है, जेंडर थियरी या क्वेयर थियरी, वो जो बात कहती है, जो अध्ययन केंद्र बात कहते हैं, वो कौन सी बात होनी चाहिए, वो जमीन पे, वो जो अंतिम व्यक्ति, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम स्त्री संघर्ष की बात करते हैं तो वो संघर्ष कौन सा है, वो संघर्ष है सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे दमित। बिल्कुल महात्मा गांधी ने तो अंतिम व्यक्ति की बात की थी, अंतिम व्यक्ति में भी अंतिम वो स्त्री जो, मतलब आप देखिए एक मजदूर भी फैक्ट्री में भले ही कितना ही शोषण हो, लेकिन घर पे आके अपनी स्त्री को वो भी पीट सकता है। तो ये जो बात आई अध्ययन केंद्रों में कि जो बिल्कुल नीचे सबसे पिछड़े या बिल्कुल गरीब से गरीब महिला की बात की जाए, और पार्लियामेंट में जो बहस थी कि परगटी महिला आएंगी, दोनों के बीच आप देखिए कि कितना बड़ा अंतर था। इस अंतर को पाटा महिला अध्ययन केंद्रों ने। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि 20वीं सदी में जो एक मुख्य बात आई, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इस विषय को, वो ये आई कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कि प्रथम सत्र में हमने की, सामाजिक न्याय की बात लैंगिक न्याय को दरकिनार करके या लैंगिक न्याय के मुद्दों को शामिल नहीं अगर हम करेंगे तो सामाजिक न्याय की बात अधूरी थी और अधूरी रहेगी। ये बहुत बड़ा एक जो है, जिस तरह से बीजिंग कॉन्फ्रेंस से ये नारा आया कि विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ठीक इसी तरह से सामाजिक न्याय भी जो है उसमें लैंगिक न्याय में केवल लिंग नहीं है, लैंगिक न्याय में कास्ट है, लैंगिक न्याय में क्लास है, लैंगिक न्याय में लैंग्वेज है, लैंगिक न्याय में आदिवासी है, ये तमाम मुद्दे जो है वो लैंगिक न्याय के मुद्दे हैं। क्योंकि किसी भी स्तर पे अगर असमानता है, किसी भी स्तर पे, तो वो लैंगिक न्याय में शामिल होगी। तो ये बहुत बड़ा एक जो जेंडर इश्यूज का, लैंगिक मुद्दों का केंद्र में आना, समाज की बहस के केंद्र में आना, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी 80s 90s के दशक की। और उसके बाद जो हमने देखा कि जो 21वीं सदी का पूरा जो संघर्ष चला, स्त्री संघर्ष, चाहे फील्ड में चला, चाहे वो स्त्री लेखन में चला, वो इससे भी आगे बढ़ा, वो यौनिकता के, अपनी इच्छा के, स्वेच्छा के तमाम मुद्दों से जूझता हुआ स्वायत्तता, और स्वायत्तता के साथ साथ
ताकि एक स्त्री जो है वो अपनी शर्तों पे अपना रह पाए, अपने जीवन के जो सबसे क्रिटिकल, जो सबसे मुश्किल डिसीजन है, शादी से जुड़ा, बच्चे से जुड़ा, करियर से जुड़ा, वो फैसले वो खुद ले पाए। ये एक बहुत बड़ा एक संघर्ष। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ स्त्री में ट्रांस स्त्री भी शामिल हुई 80s के बाद से, तो बाकी तो तमाम स्त्रियां इसमें शामिल थी ही, लेकिन इस संघर्ष को मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये किस तरह से महिलाओं ने अपने संघर्ष में एजेंसी, कर्ता कैसे बनी, वो खुद अपने जीवन की कर्ता, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनी, और इससे बदलाव जो आया 21वीं सदी में, जब उन्होंने एजेंसी अपने हाथ में ली कि पहली बार जो है वो स्त्रियां इस संघर्ष के माध्यम से पहली बार सामाजिक परिवर्तन की, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिव एजेंट के रूप में तमाम तरह के आंदोलन, साक्षरता का आंदोलन उनमें से एक था, महिला आंदोलन जो थे, और बाकी दूसरे क्षेत्रों के जो तमाम आंदोलन थे, आदिवासियों के आंदोलन, अल्पसंख्यकों के, इन सब से मिलकर जो बहुत बड़ा बदलाव 21वीं सदी में आया कि महिला ने अपने संघर्ष के माध्यम से जो एजेंसी थी, जो वो कर्ता बनी, खुद अपने जीवन की और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव की जो कारक बनी, और तमाम उन मुद्दों को वो केंद्र में लाई। अभी तक तो हम सामाजिक जो बुराइयां हैं पुनर्जागरण में वो केंद्र में थी, लेकिन उसने कहा कि ये हमारी, उसने ये स्थापित किया कि गैर बराबरी यहाँ 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 है, वो संस्थागत है, वो ढांचागत है। ये तमाम चीजें जो उसने स्थापित की और उनको बदलने की दिशा में जो उसने राह पकड़ी, मैं समझती हूँ कि ये एजेंसी अपने हाथ में लेना, ये एक बहुत बड़ा 21वीं सदी में एक बदलाव आया। अब मैं बस 2-3 चीजें और ये कहना चाहती हूँ कि इस सारी ऐतिहासिक यात्रा को जब हम देखते हैं तो देखिए, सुबह के सत्र में भी एक साथी बात कर रहे थे परंपरा की, परंपरा और आधुनिकता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो संघर्ष है नए और पुराने के बीच में, जब हम स्त्री संघर्ष को देखते हैं तो ये नए पुराने का संघर्ष, ये परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष, ये बिल्कुल केंद्रीय संघर्ष है। स्त्री की लोकेशन से जब हम इस संघर्ष को देखते हैं, देखिए जब तक कुछ टूटता नहीं, नया बन नहीं पाएगा। नए के निर्माण के लिए पुराने को टटोलना, खंगालना, छोड़ना, तोड़ना, नया बनाना, ये सारी चीजें जो है वो बहुत आवश्यक है, वो पूरी समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन स्त्री के संघर्ष के संदर्भ में जब हम नए पुराने को देखते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए तमाम रीत रिवाज बदल जाते हैं, रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं, है ना, वो अनुभवतावाद किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन स्त्री के संदर्भ में जो मिथ्स है, जो रीत रिवाज है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, स्त्री के संदर्भ में वो आसानी से नहीं बदलती। उसके लिए सालों साल लग जाते। आप पढ़िए कहानियां, मैं इसमें चुगताई को मैंने पढ़ाया क्लास में और बहुत बार ये डिस्कशन, आप देखिए छोटी सी कहानी है घूंघट, मतलब रीत रिवाज किस तरह से स्त्रियों को यहाँ किस तरह से उन्हें किस जगह पे संघर्ष करना पड़ता है, मैं सिर्फ उस जगह की ओर इशारा करना चाहती हूँ। अब घूंघट एक कहानी है, शादी होती है उस महिला की, और क्योंकि महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि घूंघट उन्हें खुद नहीं उठाना, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो वो अपना घूंघट खुद नहीं उठाती, और जो उसके पति है काले मियाँ, वो घबरा जाते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है और वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, तो वो उसको घमंड, उसने मान लिया कि ये घमंड है, उसको घमंड तोड़ने के लिए वो कहते हैं कि अपना घूंघट उठाओ, और उसे ताम ये सिखाया गया है कि स्त्री अपना घूंघट स्वयं नहीं उठाती, और जब वो स्वयं नहीं उठाती वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, और सालों साल जो है वो, मैं पूरी कहानी पे नहीं जाऊंगी, फिर दोबारा वापस आते हैं, फिर वो नहीं उठा पाती क्योंकि वही रीति रिवाज का, संस्कृति का जो बोझ है, फिर चले जाते हैं काफी साल बाद, और फिर उनको कुष्ठ रोग हो जाता है। आखिर में जब आते हैं तो महिलाएं सारे घर के सब उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, इस रीति रिवाज को तुम छोड़ दो, तुम्हारा पति कह रहे घूंघट, तो खुद घूंघट उठा लो। कांपती हुई सी किसी तरह से बिल्कुल वो जैसे घूंघट उठाने लगती है, पति की मृत्यु हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ कि ये रीति रिवाज का जो बोझ है, ये महिलाओं के संदर्भ में क्यों इतना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये संघर्ष जो है वो उसके जो सबसे अपने लोग हैं उनके बीच में ये संघर्ष होता है। वो अपने का मेरा मतलब है परिवार के जो सबसे करीबी सदस्य है, वो पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, वो साथी के रूप में हो, ये जो संघर्ष है ना, जो इतनी नजदीक की जगह से लड़ा जाता है, सामाजिक लड़ाई भी
लेकिन उस जगह पे संघर्ष करना जहां पे आपके सबसे नजदीकी लोग इन्वॉल्व है, वो संघर्ष निश्चित रूप से एक स्त्री के लिए बहुत कठोर संघर्ष है। तो ये जो नए पुराने की जो चीज है, पुराने चीजें जो है समाज के संदर्भ में निरंतर बदलती है, लेकिन स्त्री के संदर्भ में उसे बहुत सारी खलबली खुद पैदा करनी पड़ती है। बने बनाई छवियां तोड़नी पड़ती है, बने बनाए ढांचों को चुनौती देनी पड़ती है, परिवार के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में, चरित्र के संदर्भ में, महिलाओं के संघर्ष और जो स्त्री संघर्ष ने जो सवाल उठाए हैं, बहुत आगे के सवाल उठाए, आज तक उनके जवाब हमें मिल नहीं लिए उन सवालों के, लेकिन नींव जरूर हिली है। राजसत्ता और पितृसत्ता से टक्कर लेते हुए अपनी तमाम मुश्किलों के साथ, अपने तमाम अंतर्द्वंदों के साथ, अपने तमाम सवालों के साथ वो आती है इस संघर्ष में, रोजमर्रा के संघर्ष में, लेकिन वो ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनके हमारे पास जवाब नहीं है। तो मैं एक बात इसके साथ और कहना चाहती हूँ, बस ये 2 मिनट में और लूंगी, कि देखिए स्त्री का जो संघर्ष है या उसकी जो सामाजिक पहचान या सामाजिक भूमिका वो केंद्रीय है, वो मिलेगी तभी उसे घर में भी स्पेस मिलेगा जब सामाजिक भूमिका निभाएगी। सामाजिकता के बिना, सामाजिक स्पेस के बिना घर में भी स्पेस नहीं मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस संघर्ष करती हुई स्त्री, चाहे घर के अंदर संघर्ष करती हुई, चाहे न्याय के अंदर लड़ती हुई स्त्री, न्याय के लिए संघर्ष, चाहे सच के साथ साहस से खड़ी हुई स्त्री, चाहे नैतिकता पे सवाल उठाती हुई स्त्री, उस स्त्री का दर्द, उस स्त्री का अकेलापन, उस स्त्री का एलियनेशन, ये कितना समझा, उस स्त्री ने ही खुद नहीं समझा। मेरा तो ये मानना है वो स्त्री ही खुद नहीं समझ पाई अपना दर्द और अपना अकेलापन, मतलब ना कहे जाने का दर्द, ना समझे जाने का दर्द, एक सेकंड में उसकी बात को खारिज कर देने का, रिजेक्शन का, ये तमाम जो दर्द है, इस सारे दर्द को वो अपनी रचनात्मकता में जब ढालती है, उसे उस सारे दर्द से जब वो अपना सृजन करती है, तो वो सृजन जो है वो एक अद्भुत सृजन होता है। और इसमें फिर मैं ये कहना चाहती हूं कि उस सृजन में जो सबसे गहरे सरोकार, सबसे गहरी भावनाएं, और ऐसी भावनाएं बिल्कुल जो अकेली, मैं तो कहती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे बिल्कुल जो कब्र में गड़े पड़े हैं, जिन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, वो चीजें वो निकाल के लाती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जब हम स्त्री लेखन की बात करते हैं और स्त्री संघर्ष की बात करते हैं, तो उसके दर्द को और उसके अकेलेपन को, उस जगह को समझा जाए जहां वो बरसों बरस अकेली खड़ी होकर संघर्ष करती है, उस जगह को देखा जाए, समझा जाए, खारिज ना किया जाए फालतू की बात की तरह खारिज, क्योंकि बहुत जल्दी हम खारिज, तुझे क्या पता, मतलब एक स्त्री की कोई बात का वैसे ही वजन, उसके काम का, उसकी हर चीज का वजन वैसे ही जो है आप जानते हैं कि कम है ना। तो आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम स्त्री संघर्ष की बात करते हैं, तो उसके मायने, उसका फलक, उसका आकार, वो सिर्फ स्त्री का संघर्ष नहीं है, वो मानव संघर्ष है, वो मानव मुक्ति के लिए एक नए रास्ते, मानव मुक्ति के रास्ते के नए सवाल हमारे सामने खड़ा करता है ये संघर्ष। और जो सर्वसमावेशी समाज बनाने की जो कल्पना है, जो सपना है हम सबका, इंक्लूसिविटी, एक ऐसा समाज बने जो न्याय पे आधारित हो, सामाजिक न्याय पे जो आधारित हो, जो अधिक मानवीय हो, जो अधिक न्यायप्रिय समाज हो, ऐसा समाज अगर हमें बनाना है और मानव संस्कृति का निर्माण हमें करना है, तो स्त्री संघर्ष को हमें केंद्र में इसलिए नहीं रखना पड़ेगा कि वो स्त्री है, बल्कि इसलिए केंद्र में रखना पड़ेगा कि सबसे दबे हुए, सबसे दमित, सबसे कुचले हुए, सबसे जो जिसे कहते हैं ऐसे निचले पायदान के सवाल जब आएंगे केंद्र में, तो तमाम जो ऊपर की सीढ़ियां हैं वो अपने आप उसमें शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए स्त्री का जो संघर्ष है, चाहे वो लेखन में हो, चाहे वो जीवन में हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे किताबों में हो, वो संघर्ष अब तक भी जो उसको इस तरह खारिज कर दिया जाता है, कहीं उसे आफत मान लिया जाता है, मुसीबत की तरह, कहीं उसे रहस्य की तरह, कहीं उसे, है ना, सीमित यथार्थ। आज तक भी लोग जो कहते हैं स्त्री जो लिखती है किचन का, बच्चों का या इमोशंस का, तो इस तरह से कहीं उसको जो खारिज कर दिया जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये संघर्ष, स्त्री संघर्ष के मुद्दे, स्त्री संघर्ष की जो पूरी सामाजिकता,
जो सामाजिक भूमिका, ये अगर केंद्र में नहीं आएगी तो एक अधिक मानवीय, एक अधिक न्यायप्रिय और एक अधिक सर्व समावेशी समाज से हम किसी न किसी स्तर पे निरंतर वंचित रहेंगे। तो इस संघर्ष को हम, अगर हमें स्त्रीत्व से मनुष्य की तरफ बढ़ना है, आप कह देते वो स्त्री की तरह, अरे वो मनुष्य की तरह जब लिखेगी ना, जब वो उसको फ्रीडम मिलेगी, एक स्त्री के रूप में जो उसके इतने दबाव है, उसके अंदर हर चीज पे डायरी तक लिखने के दबाव की कोई पढ़ ना ले कहानी में, और इसमें हमें बहुत हिम्मत मानती प्रज्ञा जी और ये तमाम जो हमारी लेखिकाएं क्या क्या मुद्दे उन्होंने कहानियों में उठाए। तो इस तरह से एक स्त्री जो है वो एक मनुष्यत्व की राह पे मनुष्यत्व उसका मिले और एक मनुष्य की तरह वो अपने लेखन को लिखने लगे, इसके लिए उसे ये दबाव, ये तमाम तरह की जो रीत रिवाज के नाम पे कहीं कॉर्पोरेट्स का जो एजेंडा है, कहीं गरीबी है, कहीं हिंसा है, इससे लड़ते हुए एक मनुष्य की तरह वो जी पाए, फ्रीडम के साथ सोच पाए, अपने जीवन के फैसले खुद ले पाए, ये होना बहुत जरूरी है। तभी हम उससे ये अपेक्षा करें, उससे पहले उसके लेखन को ऐसे दरकिनार ना कर दे, ये तो स्त्री का लेखन है, ये तो स्त्री के मुद्दे हैं। वो मानव संघर्ष के मुद्दे हैं, वो मानव संस्कृति के निर्माण के मुद्दे हैं। यही मुझे कहना है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत विस्तार से और प्राचीन समय में जो स्त्री की दुर्दशा थी वहां से लेके आधुनिक काल तक उसका जो संघर्ष है कि आज की स्त्री कैसे बदल गई है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि आज के संदर्भ में कि स्त्रियां आज की आधुनिक हो गई हैं, बदल गई हैं और पुरुष वही हैं। स्त्रियों को लेकर उनके विचार वो वही पुराने समय के हैं, वो वही उम्मीदें आज भी करते हैं स्त्री से जो आज से बहुत समय पहले की जाती, वे वक्त के साथ नहीं बदले। खैर, आपने बहुत दृढ़ता से अपनी बात रखी।